और चलिए चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रामनगरी की। दुनिया भर के राम भक्तों के स्वागत के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। बस 5 हफ्ते और 3 दिन का वक्त बाकी है जब अयोध्या उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगी जिसका इंतजार उसने बरसों बरस किया। और हम आपको रामलला के मंदिर की सबसे ताजा और शुभ तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। मंदिर के पहले तल का काम पूरा हो चुका है और अब चौखट और दरवाजों को सजाया संवारा जा रहा है। देखिए नई अयोध्या की ये शानदार तस्वीर। सज संवर रही है प्रभु श्री राम की नगरी। अयोध्या में नजर आएगा आधुनिकता और अध्यात्म का मेल। नई अयोध्या की दिखेगी दिव्य और भव्य झलक। 22 जनवरी को रामनगरी का सदियों का इंतजार खत्म होगा। इस पावन दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये निर्माणाधीन राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर स्वर्ण जड़ित दरवाजों की तस्वीर है। खबरों के अनुसार 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए जाएंगे। प्रभु श्री राम के भक्त जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले उन्हें ये स्वर्ण जड़ित दरवाजे ही दिखाई देंगे। सोने से जड़ित दरवाजों में फूल पत्तियों की उभरी आकृतियां और मूर्तियां यकीनन मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा रही हैं। 3 मंजिला रामलला का ये भव्य मंदिर करीब 162 फीट ऊंचा होगा, जिसके चारों तरफ करीब 8 एकड़ में 48 फीट ऊंची प्राचीर बनाई गई है। नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कितना खास होने वाला है, इसका अंदाजा अयोध्या के नए स्वरूप से लगाया जा सकता है। ये रामनगरी का नया नवेला एयरपोर्ट है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है, जिसकी शुरुआत इसी माह से हो जाएगी। यानी जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो उनको एयर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा और यहां से वो सुगमता से राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। एयरपोर्ट का ये प्रथम चरण है जो बनकर तैयार हो गया है और इसकी शुरुआत इसी दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। केवल नया एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि नए रेलवे स्टेशन को भी सजाने संवारने के साथ ही आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस किया जा रहा है। हम आ गए हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर, जो उनके लिए बनकर सजकर संवरकर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे काम चल रहा है और तैयारियां हो रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो उनके लिए कनेक्टिविटी कैसे मजबूत की जाए। जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि मंदिर 2 चरणों में बनकर तैयार हो रहा है, उसी तरह से रेलवे स्टेशन भी चरण बाई चरण तैयार होगा। अभी पहले चरण का काम पूरा हुआ है और इसके बाद दूसरे चरण का काम आगे बढ़ेगा। यही नहीं, मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण की भी ये एक झलक आपको ये कहने को मजबूर कर देगी कि वाकई में बदल रही है अयोध्या और दुनिया भर के राम भक्तों का स्वागत करने के लिए तैयार है अयोध्या। अयोध्या में प्रवेश के पहले इसी तरह की एक मल्टी लेयर पार्किंग बनाई जा रही है और जिस मल्टी लेयर पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां होंगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, इसमें खड़ी करने की व्यवस्था है। खास बात ये ध्यान रखा जा रहा है कि जब लोग आए अयोध्या में तो अपने व्हीकल लेकर अंदर ना जाएं, जिससे दर्शनार्थियों को और लोगों को कोई परेशानी ना हो। नए माहौल, नए रंग ढंग में बदलती अयोध्या की ये वो तस्वीरें हैं जो रामनगरी और श्री राम गाथा की नए तरीके से कहानी बयां कर रही हैं। मगर राम जी की अयोध्या का संस्कार वही है जिसको लेकर करोड़ों राम भक्तों के जहन में सदियों से आस्था निर्बाध हिलोरे मार रही है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते गोरखपुर, जहां के लोगों को आलीशान क्रूज का तोहफा मिला है। ये क्रूज यहां सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। जी हाँ, देखिए इस आलीशान क्रूज में सुविधाएं भी बिल्कुल आधुनिक हैं। 3 मंजिला क्रूज में मनोरंजन के साथ साथ लजीज व्यंजन आपको मिलेंगे। इसमें एक बार में कुल 150 लोग सफर कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्रूज कितना जबरदस्त है।
गोरखपुर का रामगढ़ ताल में तैरता शानदार क्रूज। करीब 12 करोड़ की लागत से तैयार इस क्रूज का नाम दिया गया है क्वीन लेक क्रूज। ये क्रूज काफी अत्याधुनिक है और इसमें सारी सुख सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी, यानी 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। क्रूज का क्षेत्रफल 2700 वर्ग फीट है। इस पर 3 मंजिलें बनाई गई है। पहली मंजिल पर किचन और हॉल है। ऊपरी मंजिल पर मॉकटेल काउंटर और हॉल बने हैं। इसमें 15 लोगों के लिए VVIP केबिन भी बनाया गया है। इसकी क्षमता 150 लोगों की है। क्रूज पर मेहमानों के मनोरंजन और ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं मौजूद है। आने वाले समय में इस क्रूज पर पूर्वांचल के कलाकारों के लाइव गीत संगीत के कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना है। इस क्रूज को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चलाया जाएगा। इस क्रूज पर एक ट्रिप में 2 घंटे तक का सफर का आनंद उठाया जा सकेगा। कंपनी का कहना है कि आम और खास हर तबके के लोगों की सहूलियत के हिसाब से इस पर सफर के लिए अलग अलग श्रेणियों में टिकट की कीमतें रखी गई है। दिन में इसका किराया 800 रुपए तक होगा और रात में अगर आपको क्रूज का आनंद लेना है तो 2000 रुपए खर्च करने होंगे। क्रूज के पहले तल पर 65 लोगों की क्षमता वाला रेस्टोरेंट है, तो दूसरी मंजिल पर बच्चों के साथ साथ बड़ों के मनोरंजन की व्यवस्था होगी। सबसे ऊपर छत पर 55 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। इसके लिए खास तरह की व्यवस्था की गई है। इसकी सबसे निचली मंजिल पर इंजन और मैकेनिकल एरिया है। ये क्रूज IRS यानी इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार के पैनल में शामिल है। LED स्क्रीन लगा है। LED स्क्रीन पे आप मैच, टीवी, कोई मूवी, कुछ भी न्यूज़, कुछ भी देख सकते हैं, या नृत्य संगीत जो भी अत्याधुनिक चलते हैं वो सब देख सकते हैं। एक लाइव सिंगिंग प्रोग्राम भी हम लोग रख रहे हैं, कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। डांसिंग कल्चर प्रोग्राम जो भी हमारे भरतनाट्यम में इस तरह के जो भी देसी लोकगीत होते हैं, इस तरह के पूर्वांचल से कलाकारों पर निर्मित या पूर्वांचल की मिट्टी की महक संबंधित कोई भी कथा गाथा आप उस चलचित्र पे देख सकते हैं। उस पर प्रेजेंट भी किया जाएगा। मैजिकल शो प्रोग्राम भी हम लोग कराएंगे, इवेंट्स भी कराएंगे मनोरंजन के लिए पर्यटकों के आने वाले। क्रूज की आंतरिक सजावट भी कमाल की है। क्रूज पर सफर के साथ लोग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर डिनर करने का आनंद भी उठा सकेंगे। माना जा रहा है कि 1850 एकड़ में फैले रामगढ़ ताल में क्रूज के चलने से पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी उपलब्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वहीं वाराणसी को दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर की सौगात मिलने वाली है। स्ववेद महामंदिर मेडिटेशन सेंटर का पहला चरण तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 18 दिसंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। इस मेडिटेशन सेंटर में करीब 20,000 साधक एक साथ बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। वाराणसी में ये दुनिया का सबसे विशाल मेडिटेशन सेंटर बनकर तैयार है। 17 और 18 दिसंबर को अपने वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी स्वरवेद महामंदिर धाम मेडिटेशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इस महामंदिर का निर्माण ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्था ने कराया है। संस्था की शताब्दी वर्षगांठ पर इस मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। करीब 2.5 लाख वर्ग फीट में बने इस मेडिटेशन सेंटर का पहला चरण पूरा हो गया है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर 17 और 18 दिसंबर को आ रहे हैं और 18 दिसंबर को दिन की शुरुआत वह जिस महामंदिर से करेंगे वे स्वरवेद महामंदिर है। अगर इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता की बात करें तो अपने आप में बहुत ही यह अलौकिक और अद्भुत महामंदिर है जो स्वरवेद महामंदिर धाम के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 180 फीट ऊंचा है और इसमें लागत लगभग 100 करोड़ रुपयों की लग चुकी है। ये महामंदिर खूबसूरत पत्थरों पर उकेरी अद्भुत कला से सजाया गया है। करीब 100 करोड़ की लागत से बना ये मेडिटेशन सेंटर करीब 20 साल में बनकर तैयार हुआ है। पूरी दुनिया में बिना कमरों का ऐसा 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर कहीं नहीं है। मंदिर की दीवारों पर करीब 4000 श्लोक अंकित हैं। विहंगम योग संस्थान की शताब्दी वर्षगांठ पर 25,000 कुंडलीय स्वरवेद महायज्ञ भी होगा और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वर्ष 2004 से इस स्वरवेद महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और लगभग 20 वर्षों में प्रथम चरण के निर्माण की अब पूर्णता है। 18 दिसंबर को इसका लोकार्पण होने जा रहा है। तो ऐसा स्थान जहां लगभग 20,000 साधक और साधिकाएं एक साथ एक समय में एक स्थान पर बैठकर
विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारी संस्कृति के मूल में साधना है। जितना हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, हमारे जीवन का उतना ही भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। विहंगम योग संस्थान के मुताबिक इस संस्थान से प्रधानमंत्री का पुराना संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी की मां और भाई संस्था के कई समागम में शामिल हो चुके हैं। 18 दिसंबर को इस महामंदिर के उद्घाटन समारोह में करीब 3 लाख लोग जुटेंगे। इस समारोह में देश के तमाम राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसे जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे माहौल उत्सवमय होता जा रहा है। देश भर के कलाकारों और गायकों में भी काफी उत्साह देखा जा सकता है। बिल्कुल, हर भाषा के गायक रामलला के प्रति सुरों के जरिए अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। लखनऊ में भोजपुरी के मशहूर लोक गायक स्वर्गीय बालेश्वर के शिष्य भगवान राम के लिए अलग ही धुन पेश कर रहे हैं। सुनिए। तो अवधेश जी, जो आज आप लोग संगीत साधना कर रहे हैं, कितनी तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की? 22 जनवरी को सदियों की प्रतीक्षा के बाद ये अवसर आने वाला है। बहुत जोरों से तैयारी है। कहना है वही भजन सुने जाइब राम नगर में, भजन सुने जाइब राम नगर में, भजन सुने जाइब राम सुनीला अयोध्या में राम गुण होला, रामा राम गुण होला, ले ले जनम जहाँ सुनो चारो भाई, भजन सुने जाइब राम नगर में, भजन सुने जाइब राम नगर में, भजन सुने जाइब। अरे उड़त बगुलावा के मारे लूरोरी, उड़त बगुलावा के मारे लूरोरी, उड़त बगुलावा के मारे लूरोरी, कहना है कहवा से आवेले राम लखन भैया हो, क्रिकेट की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि धोनी जैसा कोई भी नहीं। उनकी उपलब्धि, उनकी कामयाबी बेमिसाल है। इसीलिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे सफल पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को खास सम्मान देने का फैसला किया है। खबर यह आई है कि बीसीसीआई ने धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला कर लिया है। मतलब इसका यह है कि 7 नंबर की जर्सी अब कोई भी खिलाड़ी नहीं पहन पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट के 3 साल के बाद धोनी को यह सम्मान मिलने जा रहा है। कैप्टन कूल की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और फिर 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इससे पहले साल 2017 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को भी रिटायर कर दिया गया था। बीसीसीआई का यह फैसला एक तरह से सम्मान है धोनी के लिए, क्योंकि उनका जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में धोनी का, उसको देखते हुए फैसला है और ये बहुत उचित फैसला है। इससे जो है एक ऐतिहासिक जो 7 नंबर उनके साथ जुड़ी हुई थी जर्सी, तो अब कोई दूसरा उसको उपयोग करके वो ब्रांड डाइल्यूट ना हो, इसलिए बहुत अच्छा फैसला है, इसकी सराहना करनी चाहिए। अब एक ऐसे गांव की कहानी आपको दिखाते हैं जिसे कबड्डी वाला गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कबड्डी लोगों के जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र के इस गांव में हर साल बेमिसाल कबड्डी प्रतियोगिता होती है, जिसमें खेल के प्रति लोगों का लगाव किस तरह झलकता है, इसकी कहानी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मैदान में कबड्डी का मुकाबला चल रहा है। प्रतिद्वंदी टीमों में जोर आजमाइश हो रही है। क्या जवान, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, मुकाबला देख रहे सभी लोगों का जोश चरम पर है। टीवी पर कबड्डी के बड़े मैच आपने देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में अकोला के किल्लीविली गांव में चल रहे इस कबड्डी टूर्नामेंट की तो बात ही अलग है।
असल मैदानी खेल कबड्डी माना जाता है और कबड्डी के लिए अकोला का एक केलीविली गांव जो है बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये इस छोटे से गांव में लगभग 3 से 4 हजार लोग बस्ती का ये गांव है। लेकिन इस गांव में नेशनल लेवल के यहाँ पर कबड्डी की स्पर्धाएं आयोजित की जाती है और लगभग देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर कबड्डी खेलने के लिए यहाँ आते हैं। अकोला के केलीविली गांव में हर साल कबड्डी के अखिल भारतीय मुकाबले का भव्य आयोजन किया जाता है। 1942 से यहां आयोजित हो रही कबड्डी स्पर्धा में बड़ी संख्या में देश के अलग अलग भागों की महिला और पुरुष टीमें हिस्सा लेती हैं। महिलाओं की 10 टीम्स और जेंट्स की 24 टीम्स इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया है और आज तक हमारे मंडल ने 14 स्टेट लेवल की टूर्नामेंट और ये दूसरी ऑल इंडिया प्रतियोगिता इस साल ये मंडल के तरफ से आयोजित की गई है। इस गांव में कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि उत्सव के रूप में होता है। यहाँ तक कि यहाँ की बेटियां भी इस दौरान मायके आकर कबड्डी का मजा लेने का मौका नहीं चूकती। कबड्डी का महत्व हमको बहुत अच्छा है। महत्व यानी कि हम दिवाली को नहीं आते पर ये त्योहार को हमेशा आते। यहाँ पे सहेली की सबकी मुलाकात हो जाती, छोटे बचपन अपने को याद आ जाता है और सबकी मुलाकात हो जाती है। मैत्री बड़ा त्योहार रहता है, बहुत बड़ा। सबसे खास बात तो ये है कि इस गांव में कोई होटल या गेस्ट रूम नहीं है। गांव के लोग खुद ही दूर दूर से आए तमाम खिलाड़ियों को अपने घरों में ठहराते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं और इनके साथ अपने परिवार के सदस्य जैसा बर्ताव करते हैं। हम लोग मैच में हर जिले में मतलब बाहर टूर्नामेंट्स खेलने को मैच में जाते बाहर, पर ऐसा आज पहली बार मैंने ऐसा देखा जैसे घर वाले के जैसे होते हैं ना, मतलब घर वाले पेरेंट्स वगैरह रहते वैसे इधर पे देखने को मिला। इस गांव में कबड्डी का जबरदस्त क्रेज है। अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 38 खिलाड़ी यहां से निकलकर देश दुनिया में गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अकोला, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको कश्मीर में जोश और आत्मविश्वास से भरी एक बेहद शानदार तस्वीर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की लड़कियां अब क्रिकेट खेलने पुणे जा रही हैं। बिल्कुल, दरअसल इन लड़कियों का चयन कुपवाड़ा के तमाम गांवों से हुआ है। 370 हटने के बाद कश्मीर में जो बदलाव देखने को मिले हैं, ये उसकी एक मिसाल है। सेना के मिशन सद्भावना के तहत कुपवाड़ा की इन बेटियों को खेल के मैदान पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। इन लड़कियों में कामयाबी की बुलंदी हासिल करने की तमन्ना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की ये बेटियां पुणे में क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रही हैं। पुणे में होने वाले क्रिकेट लीग के लिए कुपवाड़ा के गांवों की लड़कियों का सिलेक्शन करके ये मुकम्मल टीम बनाई गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने टैलेंट का प्रदर्शन करेंगी। हमारा एक विजन है, हमारा एक टारगेट है कि हमें एक दिन अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कश्मीर की बाकी बेटियां आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमारा भी यही मिशन है कि हम अपनी क्रिकेटर्स को अपनी इंडिया की टीम में एक दिन देखना चाहते हैं। हम हर टाइम यही कोशिश करते हैं। मिशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने इन लड़कियों को ट्रेनिंग दी है और क्रिकेट में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया है। भारतीय सेना का मिशन सद्भावना के तहत कुपवाड़ा जिले से 16 लड़कियों को पुणे क्रिकेट खेलने के लिए भेजा जा रहा है, जो साफ तौर पर उन लोगों के लिए जवाब है जो ये पूछते हैं कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला। 2021 में मिशन सद्भावना शुरू किया गया था, जिसमें जम्मू के अलग अलग गांव और शहरों की लड़कियों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी गई। पहले तो 4 टीम्स हुआ करती थी, 4 से 6, 6 से 14, और अब उन 14 टीम्स में से जो बढ़िया टैलेंट था उसको छांट कर पुणे क्रिकेट लीग में खेलने के लिए भेजा जाएगा। इन लड़कियों को टीम में चुने जाने की खुशी तो है ही साथ इन्हें भरोसा भी है कि खेल में आगे बढ़ते हुए इन्हें अपने मन पसंदीदा करियर को चुनने में भी मदद मिलेगी। फिर हम आज यहाँ पे पहुँचे अपनी घर वालों की
बदौलत से हमारी इंडियन टीम, हमारी इंडियन की ये जो आर्मी है उन्होंने हमें सपोर्ट किया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आज यहाँ पे पहुँचने के लिए। और हम इतने खुशकिस्मत है कि एक फार फ्लैंग एरिया से आ रहा है, कोई कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि वो सबसे दूर दराज एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हम वहाँ से उस जगह से पुणे जा रहे, वो सबसे बड़ी बात है कि हम एक इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेलने जा रहे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ सर जो ये प्लेटफॉर्म हमें आज मिला है, मैं चाहती हूँ सर हर साल हमें ऐसा मिले ताकि हम अच्छे जगह पे जा सके, अपना ये जो भी हमारा, ताकि हम टैलेंट अपना बाहर शो कर सके। इस वजह से जो बाकी लड़कियां भी सर जो घर पे हैं, जो नहीं निकल पा रही है, उनको भी एक ये मिल जाएगा सर, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगी सर। मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। जैसे बाकी लोगों का मतलब कुछ कोई ड्रीम होता है, किसी डॉक्टर, किसी की इंजीनियरिंग ड्रीम होती है, सर मेरी ड्रीम है कि मैं एक क्रिकेटर बनूं, मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनूं। मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि जब मैं खेलने जाती हूँ कहीं भी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है उस टाइम कि मुझे मौका मिला कि मुझे खेलने जाना है कहीं पे। पुणे रवाना होने से पहले जम्मू की इस टीम के सदस्यों की मुलाकात उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से हुई। उन्होंने इनका हौसला बढ़ाया और भरोसा जताया कि कश्मीर की ये बेटियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाकर देश का सिर गौरव से ऊंचा करने में कामयाब होंगी। अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे। और अब ऐसे जश्न की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बेहद खास उन लोगों के लिए है जो विषम हालातों में भी जानते हैं कि कैसे खुद को खुश रखते हुए अपने आसपास माहौल को खुशनुमा किया जाता है। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी जिले की है। यहाँ के सीमांत गांव गंगी में भारी बर्फबारी के बीच महिलाएं और पुरुष लोकगीत की धुन पर खूब थिरक रहे हैं। वैसे बताया जा रहा है कि यहाँ इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है, सड़कों से गंगी गांव का संपर्क टूट चुका है। ऐसे में यहाँ किसी घर में शादी समारोह भी था, मगर बर्फबारी है तो क्या, शादी का जश्न तो बनता है। इसीलिए बर्फबारी के बीच में लोकगीत की धुन पर ये डांस पूरे माहौल को आनंद और उमंग से भर रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे बर्फबारी का मजा लेते हुए देखे जा सकते हैं। और अब आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की भक्ति की तस्वीरें दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण तिरुमल्ला में नजर आई। यहां भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने के लिए दीपिका अपनी बहन और प्रोफेशनल गोल्फर अनीशा पादुकोण के साथ पहुंची थी। दोनों ने लगभग 2 से ढाई घंटे आम लोगों के साथ अलिपिरी फुटपाथ पर चलते हुए गोविंदा का जाप किया, जिसके बाद दोनों बहनों ने वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचकर मत्था टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण आखिरी बार शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में नजर आई थी और अब उनके पास पाइपलाइन में फाइटर के अलावा रोहित शेट्टी की मच अवेटेड मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन भी है। कहते हैं सपने कौन नहीं देखता, और भैया देखने भी चाहिए, लेकिन हर सपना सच भी नहीं होता, मगर जो सपने को हकीकत में बदल दे वही होता है हिम्मती। इसीलिए ख्वाब को हकीकत में बदलना है तो अपने दिल और साहस पर भरोसा कीजिए, मंजिल जरूर मिलेगी। और कहते भी हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है, इसलिए हौसलों के साथ कामयाबी का टेक ऑफ कीजिए। बिल्कुल, तो सभी अपनी कुर्सियों के पेटी बांध दीजिए टेक ऑफ करने के लिए, जो भी अदिति ने कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, साल का आखिरी महीना है, ऐसे में आप लोगों के अगले साल के लिए कुछ प्लान्स होंगे, इसलिए फ्यूचर प्लानिंग के साथ उड़ान भरिएगा। बहुत जरूरी है प्लानिंग। तो ऐसी ही फ्यूचर प्लानिंग वाली खबरों के साथ हम सोमवार को फिर से आएंगे आपके साथ चाय पीने। स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं मंडे को।